नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ पत्रकार भुवनेश व्यास से विशेष बातचीत की गई। चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में अफीम की खेती बहुताय में होती है। अफीम की खेती को जहां नियमानुसार करने का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर अफीम की तस्करी भी यहां पर प्रभावी तौर पर देखी जाती है। अफीम सेवन करने के दुष्प्रभाव समाज में देखे गए हैं, जहां पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ पत्रकार भुवनेश व्यास से काले सोने का सच पर बात की गई। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। चैनल के माध्यम से हम समय समय पर विभिन्न मुद्दों को लेकर आते हैं। ऐसे ही आज एक ज्वलंत मुद्दा जो कि हम बातचीत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि हम देखते हैं कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जो नशे के दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं वह चिंताजनक है। और बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में हम जानते हैं कि अफीम की खेती भी बहुत होती है और इस पर कई सवाल हैं जो जनता के दिमाग में भी रहते हैं। बहुत सी बार सवाल आते हैं लेकिन वह कहीं ना कहीं जवाब नहीं मिल पाता है। इस संबंध में आज हम बातचीत कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ पत्रकार भुवनेश व्यास से। उनसे जानेंगे कि चित्तौड़गढ़ में जो अफीम का क्षेत्र पाया जाता है, किस तरह से यहाँ पर खेती होती है, किस तरह से यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ रहा है और घर परिवार, समाज और देश के लिए भी क्या उसका प्रभाव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भुवनेश व्यास जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि चित्तौड़गढ़ क्षेत्र जो कि अफीम की खेती के लिए भी जाना माना नाम है और अफीम जिसे हम काला सोना भी कहते हैं, क्या मायने रह रहे हैं पुराने जमाने में अफीम की खेती के और आज किस तरह से ये परिवर्तन हो रही है? अफीम की खेती कोई यहाँ की प्रायोरिटी खेती नहीं हुआ करती थी किसी समय पे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अफगानिस्तान से जब पठान यहाँ हमले करते हुए आए थे और इस देश के एक बड़े भूभाग पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, उस वक्त से ये अफीम की खेती मतलब आप ये समझो कि 7वीं सदी से भारत में आई थी, क्योंकि अफगानिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। वहाँ एक आज भी सामान्य की तरह खेती होती है कि कोई भी कर ले, कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आज़ादी से पहले तक ऐसा ही हुआ करता था कि कोई लाइसेंस व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, मनमर्जी है जो कर रहा था खेती। और उस वक्त तक ये नशे के रूप में काम नहीं आती थी खेती। इसको लोग केवल एक जो इसमें से डोडा बनता, डोडे के अंदर से जो खसखस निकलती है, तो खसखस का शरबत है, हलवा है, ये गर्मी के दिनों में दिमाग ठंडा रखता, तो उस हिसाब से लोग यूज करते थे। और पत्तों की भी वो सब्जी बनाते थे, तो इस तरह से इसका यूज होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ये नशा बढ़ता जा रहा था। तो 1955 में सरकार ने इस पर एक पॉलिसी बनाई और लाइसेंस व्यवस्था जारी की। उसके बाद देश के मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लाइसेंस देना शुरू किया और लाइसेंस पद्धति से। लेकिन फिर भी इसकी नशे की रोकथाम पर कोई व्यवस्था नहीं थी, सरकार की तरफ से भी नहीं थी और लोगों में भी। हालांकि उस वक्त नशे का इतनी प्रवृत्ति नहीं थी अफीम की, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया ये मामला। इसकी तस्करी होने लगी। जैसा कि मैं बताऊं कि मारवाड़ एरिया में, हरियाणा, पंजाब, वहाँ बड़े बड़े जागीरदार हैं जिनके पास 100-200 बीघा की खेती उस जमाने में तो 500-500 बीघा की हुआ करती थी। वहाँ काम करने के लिए पठानों को लाया करते थे, जो अब पाकिस्तान कहते हैं, तो उधर से पठान आते थे। तो उनकी आदत पड़ी हुई थी, वो अफीम के नशे की वजह से दिन भर काम करते थे और फिर धीरे धीरे इधर भी आए। क्योंकि इधर आपने चित्तौड़ जो मेवाड़ कहते हैं और यहाँ से लेके मालवा पट्टी जो है उज्जैन तक,
यहाँ पे भी जैसे पाटीदार, आंजना, जाट समाज के धाकड़ वगैरह, ये जो खेतिहर कौम है, इनके पास उस जमाने में भी 100-100 200 बीघा हुआ करती थी। तो पठान लोगों को लाना शुरू किया, तो उसी आधार पे यह जो प्रतापगढ़ एरिया है, प्रतापगढ़ से लेकर मालवा पूरा एरिया कह सकते हैं, उज्जैन, रतलाम, जावरा, ये एरिया है जो अफीम उत्पादक एरिया है सारा का सारा, वहाँ पठान बस गए जी। और धीरे धीरे बाद में वो खुद खेती करने लगे, तो तस्करी बढ़ने लगी यहाँ से मारवाड़, पंजाब, हरियाणा तक, क्योंकि पंजाब और हरियाणा और मारवाड़ में तो अफीम की खेती होती नहीं जी। या तो अफगानिस्तान से आती थी अफीम, या फिर इधर से फिर बाद में इन पठानों ने ही तस्करी करना शुरू कर दिया। तो 1985 में सरकार ने NDPS एक्ट लाई, उसमें तस्करी की रोकथाम की व्यवस्थाएं थी, कई धाराएं थी। 1985 के बाद से ही इस अफीम की खेती में राजनीति भी घुसी जी, क्योंकि जब एक्ट पे कार्रवाई होना शुरू हुई तो किसान होता ही है कि भाई पुलिस प्रशासन किसी भी विषय पे तंग करती है, परेशान होता है, तो वो नेताओं के पास जाते हैं, भाई हमें बचाओ। तो राजनीति उसके बाद से इसमें घुसी है, और आज तो ये कह सकते हैं कि अफीम की खेती और राजनीति एक दूसरे के पूरक हो गए इस क्षेत्र में जी। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सी बार देखते हैं कि जो अपराधी पकड़ा जाता है, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, और उसके अंदर देखते हैं कि जो अपराध में लिप्त हो जाता है उसका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। किस तरह से मतलब ये बढ़ रहा है चित्तौड़ जिले के आसपास के, कई बार हर दूसरे दिन ये खबर आ जाती है कि कोई ना कोई पकड़ा गया, आज डोडे के साथ पकड़ा गया, आज इसके साथ पकड़ा गया। तो ये लत किस तरह से बढ़ी, ये अपराध की प्रवृत्ति? अपराध की प्रवृत्ति किसी भी क्षेत्र में हो, अफीम की नहीं कहते, डोडे की नहीं कहते, किसी भी क्षेत्र में हो, जब पैसा ज़्यादा मिलना शुरू होता है कम मेहनत में, तो ये प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जाती है। और एक कड़वा सच भी है कि बिना मेहनत के अगर पैसा मिलता तो आदमी उस रास्ते पर चलता जाता है जी। और एक कड़वा सच ये भी है कि अपने देश में ये प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा ही है। उस हिसाब से शॉर्ट टर्म अपना, हाँ, शॉर्ट टर्म, शॉर्टकट से हाँ, पैसा कैसे कमाया जाए। सही। तो अपराधियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि इसका नशे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि शहर में आप देख लो, चित्तौड़ शहर में भी कोई गली ऐसी बाकी नहीं है कि जहाँ अफीमची स्मैकची नहीं मिलेगा जी। अब स्मैकची की बात बताऊं मैं कि ब्राउन शुगर जिसको कहते हैं, ब्राउन शुगर इधर बनना शुरू हुई, अफगानिस्तान में अफीम से हेरोइन बना करती थी। अफीम को इतना नितारते हैं, उबाल उबाल के, और उसमें चमड़ा साफ करने का जो एसिड आता है उसको डालते हैं, और उससे जो परिष्कृत होती है तो उसको हेरोइन कहते हैं। अच्छा। बहुत तेज नशा होता है। वो पहले इधर जो कुछ लोग थे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मर चुके हैं वो, उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं था, लेकिन सभी जानते हैं, एजेंसियां भी जानती कौन कर रहा था, वो उधर से हेरोइन लाते थे। इधर धीरे धीरे आदी होते गए। बाद में क्या है कि वो फार्मूला ही ये यहाँ ले आए। अच्छा। और वो एसिड जो होता है, एसिडिक एनहाइड्रेटेड, जो चमड़ा साफ करने के काम आता है या इत्र बनाने के काम आता है, उसी केमिकल्स को सप्लाई करना शुरू किया। तो अपने आज तो चित्तौड़ में भी कुछ हिस्सों में बना रहे हैं, बाकी पूरे मालवा में ये हुआ और एक कुटीर उद्योग सा बन गया मालवा में। ये घर घर में ब्राउन शुगर बनाते हैं, तो वो क्या एक देसी फंडे से बनाते हैं, तो वो हेरोइन तो नहीं बन पाती, लेकिन ब्राउन शुगर बन जाती है, थोड़ी सस्ती मिलती है। तो वो नशा ऐसा फैला है कि आज शहर में हो, गली में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, आपको मिल जाएंगे इसमें अच्छे। कई बार ये भी देखा गया है यहाँ पर चित्तौड़ के आसपास कि जो अफीम का बिजनेस करते हैं या पकड़ा जाते हैं या इसमें लिप्त हैं या काम में लेते हैं, उनके परिवार पूरे नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। मतलब कुल मिला के कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अपराध की श्रेणी में वो बढ़ते गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपराधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो तस्करी कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो नशा कर रहे हैं उसके परिवार बर्बाद हो गए जी। हालत इतनी खराब है कि आज जो अफीम की राजनीति कर रहे हैं ना, उनकी पार्टी के एक विधायक महोदय थे, तो दिवंगत हो गए,
उनका पुत्र स्मैकची हो गया, पहले अफीमची फिर स्मैकची। अफीम का नशा ही स्मैक में बदल जाता है जी। आज भी वो नशे में है। इनके कई पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि है दोनों ही दलों की या और की, निर्दलीय भी कह सकते हैं, सरपंच निर्दलीय होते हैं, लगभग 60% इस नशे में लिप्त हैं, तो लेते हैं जी। हालत ये है, घर बिक गए, औरतें बिक गई, बच्चे बिक गए। मैं 15 साल से इसके खिलाफ अभियान चला रहा हूं। मैंने अभियान ये तब शुरू किया था, विजयपुर क्षेत्र के एक गांव की खबर आई थी, पुलिस में प्रकरण दर्ज हुआ था जी। एक औरत को उसी के पति ने दूसरी औरत बता के, परित्यक्त औरत बता के, और तीसरे को नाते दे दी। नाता मतलब एक वो नाता प्रथा चलती है, विवाह परंपरा है गांवों की कि बिना तलाक लिए दूसरे को दे देते हैं, और उसमें पैसे ले लिए। पैसे ले लेते हैं। तो पैसा उसने इसलिए लिया जिसको कहते हैं झगड़ा राशि, क्योंकि वो ब्राउन शुगर अफीम का आदी हो गया था। अच्छा अच्छा। तो पत्नी उसे छोड़ के भी चली गई थी, फिर वो लेके आया और उधर सौदा करके भेज दिया। उस खबर के बाद से मैंने इसके खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया। आज भी चलाता हूँ, मैं हर नशा मुक्ति दिवस पे चलाता हूँ, ऐसा लिखता हूँ। आप पूछ रहे हो तो आपको भी बता रहा हूँ, मैं लोगों को भी कहता हूँ भाई इस नशे से दूर रहें। बहुत सी बार पुरानी परंपरा होती है, शादी ब्याह होते हैं, तो किस तरह से नशा इन रीति रिवाज संस्कार जो भी हमारे पुराने चल रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, किस तरह से रहता है हावी? मेवाड़ एरिया की बात बताऊं मैं, यहाँ परंपरा में, संस्कृति में, शादी समारोह, मौत मरण वगैरह में अफीम सेवन का चलन नहीं हुआ करता था। अभी अभी पिछले 20 साल में ऐसा बढ़ा है, खास करके पिछले 10 साल में बहुत बढ़ा है। और उसमें भी विशेष रूप से जो अफीम खेती करने वाली जातियां हैं, लगभग जाट, गुजर, गायरी, धाकड़, पाटीदार, आंजना, इन जातियों में जब कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है, एक तरफ चाय पानी की स्टॉल मिलेगी आपको, वहां पर घर पे जाओगे बिल्कुल, और दूसरी तरफ रियाण की स्टॉल मिलेगी। अच्छा। और इस वजह से हालत ये हो गई कि जिनको उस परिवार से कोई लेना देना, मान लो किसी की मौत हो गई, तो वहाँ ये एक स्टॉल ये भी होती है जी जी। तो गांव के जितने युवक लोग हैं वो डेली शाम को उधर पहुंच जाते हैं कि वह एक गुट मार ला। तो ऐसे धीरे धीरे ये नशा इतना फैल गया है कि अब शादी समारोह हो कि नहीं हो, लेकिन वो आदत पड़ गई, उसको नशा चाहिए। अब नशे के लिए पैसा है नहीं तो अपराध करेगा वो। जी जी जी। अब अपराध करेगा, परेशान होगा, बंद करेंगे। आपको एक अपराध की वजह से, नशे की वजह से कैसे लोग मर जाते हैं, मैं एक बहुत पुराना किस्सा बताता हूँ। करीबन 90 के आसपास की बात थी। अपने कलेक्ट्रेट चौराहे पे एक होटल पे काम करता था, हलवाई था, उसे गांजा पीने की आदत थी। इधर काश्मीर एरिया के किसी गांव का था वो, उसका कोई पुलिस वारंट था, छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा कभी। अब पुलिस ने पकड़ने आई उसको, वो भाग गया। 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है वहां पे, रेलवे लाइन पटरी पे वहां पे जी। तो पता लगा कि भैया वो तो मर गया। तो फिर होटल वालों वगैरह से पूछताछ हुई, तो जो उसके परिचित थे उन्होंने मुझे भी कही थी कि यार वो इसलिए मर गया, मैं देसी भाषा में नहीं बताऊंगा अभी, इंटरव्यू ले लो, वो इसलिए मर गया कि वो गांजे का आदी था। अच्छा। और उसे डर था कि अगर मैं जेल में जाऊंगा तो गांजा नहीं मिलेगा। ओह। तो सुविधा उपलब्ध, उस जमाने 90 की बात बता रहा हूँ। तो वो इस डर से आत्महत्या कर ली उसने कि यार मुझे नशा नहीं मिलेगा। तो ऐसी हालत आज भी है। तो ऐसा ही एक किस्सा यहाँ पे भी हो चुका है, जो मैंने लिखा भी था अभी कल अखबार में। जी जी। एक शिक्षा विभाग में बाबू था जो पिताजी की जगह लगा, स्मैकची हो गया, वो नौकरी से बर्खास्त हो गया, घर बिक गया, औरत चली गई, अब नशे के पैसे नहीं, आत्महत्या कर ली उसने उसी जगह पे जहां वो उस वक्त मरा था ना, उसी जगह रेलवे लाइन पे आत्महत्या।
तो जैसा कि आपने बताया था कि कई राजनीति क्षेत्र से भी लोग हैं, क्या अधिकतर आप मानते हैं कि बड़े पद पे जो काम कर रहे हैं या बड़े लोगों से संपर्क में रहते हैं वो इन कामों में थोड़ा ज़्यादा लिप्त हैं? मैंने भी आपको बताया ना, एनडीपीएस एक्ट लागू होने के बाद और 5 साल तो कुछ नहीं, 90 के आसपास, बल्कि 91 से राजनीति घुसी इसमें। पुलिस पकड़ती थी, नारकोटिक्स पकड़ती थी, तस्करी करते हुए लोगों को, वो नेताजी के पास जाते थे, अरे साहब हमको पकड़ लिया यार, छोड़ो। और मैंने देखा भी है यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं यहाँ पे, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते नजर आए थे 300-300 किलो अफीम में। अच्छा, कि नहीं साहब ये तो निर्दोष है, हाँ, इन्हें छोड़ा जाए, फंसाया पुलिस ने या नारकोटिक्स ने, जो भी है। तो उसके बाद धीरे धीरे, और अब हालत गांव में ऐसी हो गई है कि मैं कह रहा हूँ ना कि जो आपका जिला परिषद मेंबर है, जो पंचायत समिति मेंबर है, जो सरपंच है या और भी हैं, वो आधे ऐसे हैं कि जो इस तस्करी में लिप्त है। अब वही नेताजी, वही पार्टी, कुल मिला के एक चेन बनी हुई है, एक चेन बन गई, चेन। चित्तौड़गढ़ जिले का प्रशासन जो आप कह रहे हैं अफीम नीति के हिसाब से क्या काम कर रहा है, किस तरह से उनका चल रहा है, किस तरह से कंट्रोलिंग के लिए काम कर रहा है? अभी पिछले 2-3 साल से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पॉलिसी जब से आई थी 2012 में, उसको 2020 तक इनको एक चरणबद्ध तरीके से लागू करनी थी जी। उसी के तहत डोडा परमिट खत्म किए जो नशेड़ियों के लिए हुआ करते थे। डोडे की खरीद फरोख्त सारी बंद की। अफीम का रकबा घटाना था कि भाई जितनी मेडिकल कंपनीज को जरूरत है कोडीन की, वो कितनी अफीम में से निकलेगी, कितनी मार्फिन में से निकली, उतना ही रकबा रखा जाए। उसके बाद तस्करी की रोकथाम के लिए एजेंसियों को सख्त किया गया। अब जब डोडे पे रोक लग गई, लेकिन नशेड़ी तो नशेड़ी है, मारवाड़, हरियाणा, पंजाब की तरफ इधर से ही जाती है सारी। तो अब इन किसानों को एक नया फार्मूला मिल गया। एक समय था कि सरकारी खरीद डोडो की 2 रुपए किलो हुआ करती थी और वो 100 रुपए किलो बेचे जाते थे। एक बड़े नेताजी अपने यहाँ पे, वो खुद कॉन्ट्रैक्टर रहे। अच्छा, 2 रुपए में किलो में लेते थे, 100 रुपए किलो में बेचते थे। आज हजारों रुपए में बिक रहा है और हजारों में आगे जा रहा है। एक कमाई का नया सोर्स मिल गया। अफीम कह सकते हैं कि पहले जो दवा के रूप में काम में आती थी और नियमानुसार चलता था, और आज एक तरह से कहते हैं कि महंगा नशे का शौक हो गया। दवा के रूप में आज भी है, क्योंकि अफीम केवल दवा के लिए ही काम आती, बाकी तो नशा ही है। वो अधिक कोई चीज लेते हैं तो वो नशे ही कहलाती है। लेकिन मेरा आकलन ऐसा हो गया है कि जितनी अफीम हो रही है, तो अफीम प्लस डोडे, इनका जो नशा करने वाले हैं, जितनी मात्रा में ये नशा करने वाले ले रहे हैं, उतनी तो शायद मेडिकल कंपनियों में नहीं जरूरत होगी। अच्छा। और एजेंसी 2 साल से काम कर रही है, अच्छी पकड़ कर रही है, क्योंकि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का दबाव है कि भाई तस्करी को रोकथाम की जाए। तो उससे अब नेताओं को तकलीफ है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ जो कि अफीम का क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पे खेती भी अच्छी होती है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे नशे भी बहुत सारे हैं जो आजकल लोगों का जीवन तबाह कर रहे हैं। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरे किस तरह के नशे? जैसे आप शराब हो गई है, आजकल एक युवा है ना, तो बिल्कुल लग जाता है कि छोटा मोटा, आजकल दुकानें भी बहुत सारी नजर आ जाती है, तो एक तरह से नया नया युवा जोश होता है, तो अपनी संगत के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट भी बहुत सारे हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? शराब, भांग, गांजा। गांजा पहले परमिटेड था, सरकार ने निकाल दिया, एनडीपीएस में ले लिया जी। पहले आबकारी में आता था। भांग अभी भी आबकारी में है, ये अपने शराब अभी भी आबकारी में परमिटेड है। परमिटेड है तो आप कैसे रोको किसी को जी? जो नॉन परमिटेड अफीम को ही नहीं रोक पा रहे हो आप, तो शराब को कैसे रोको? लेकिन अभी युवा जो है, पढ़े लिखे युवा, मैंने एक नई बात नोट की, आपने भी की होगी, पढ़े लिखे युवा ना सिगरेट पी रहे हैं जी, ना शराब, वो ले रहे हैं ड्रग्स।
ड्रग्स आजकल एक शॉर्ट हो गया है, हाँ, कैप्सूल के रूप में यार। कैप्सूल्स है जो जिसको छोटा। आजकल वो बहुत ज्यादा चलन में चल रही है, MDMA है, जी गोलियां होती है हाँ बिल्कुल। और लिक्विड रूप में भी आती है, वो ले रहे हैं। पढ़े लिखे तो ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, गाँवों में अफीम डोडे चूरे ब्राउन शुगर से बर्बाद हो रहे हैं। जी तो नशा तो बहुत बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या समाज को जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप किसी के भरोसे ना रहें, सरकार के भरोसे ना रहें, अपने बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर नजर रखी जानी चाहिए। एक जमाना था कि बीड़ी भी पी लेता था ना बच्चा, तो बाप से छुप के पीता था वो। जी आजकल तो हालत ये है, मैंने एक उल्लेख किया अभी कल जो आर्टिकल लगाया उसमें, एक पंचायत समिति में बाबू हुआ करते थे, अच्छा परिवार चित्तौड़ का, वो पहले अफीम चाहिए हुए गांजा पीते थे, गांजे से अफीम चाहिए हुए, अफीम से ब्राउन शुगर लेने लगे। जी उनका एक लड़का था, पिता को देख के वो भी चालू हो गया। पहले तो पिता डांटता फटकारता था, मैंने आंखों से देखा ये सब। हाँ हाँ। बाद में बाप बेटे दोनों ही लेते हुए दिखे मेरे को ब्राउन शुगर, ओह और दोनों को मरना पड़ा। पहले तो पिता डांटता फटकारता था, मैंने आंखों से देखा ये सब। हाँ हाँ। बाद में बाप बेटे दोनों ही लेते हुए दिखे मेरे को ब्राउन शुगर, ओह और दोनों को मरना पड़ा। अंत में ये स्थिति हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की चर्चा के माध्यम से? मैंने अभी कहा ना कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा, पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, बच्चों पे नजर रखनी पड़ेगी। एक कड़वी बात और बताता हूँ, युवा लड़के तो नशे ले रहे हैं जो ले रहे हैं। चित्तौड़ में हालत ये होगी, चित्तौड़ जैसे छोटे शहर में आधुनिकता के चक्कर में लड़कियां नशा ले रही हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे? माँ बाप की जवाबदेही है, उनको नजर रखनी चाहिए इन चीजों पर कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो ये बात रही कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा, अपने परिवार को जागरूक होना पड़ेगा, और खास तौर से जो युवा हैं उनको स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा इन अफीम नशे या अन्य नशे की लत से बचने के लिए। कार्यक्रम में आज वरिष्ठ पत्रकार चित्तौड़गढ़ के भुवनेश व्यास जी आए, इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। धन्यवाद। और कार्यक्रम में अन्य मुद्दों पर या अन्य बातों पर फिर से चर्चा होगी। समाप्त करने की आज्ञा दें अमित कुमार चेचानी को। नमस्कार।